कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 में आ गए हैं। तो 1.2 में हमें क्या सीखना है, पहले उसका आपको ओवरव्यू दे देता हूं, इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए 1.2 में हमें सीखना आज ये है कि हमें कुछ नंबर्स जैसे होते हैं जो हमारे इरेशनल नंबर, जैसे √3, √5, √7, जो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, इनको हमें प्रूव करके बताना है कि ये इरेशनल है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है ना। वैसे तो हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा कि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। तो आज की इसमें हमें एक्चुअली प्रूव करना है कि ये बताओ कि ये कैसे इरेशनल है, आप प्रूव करके दिखाइए। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.2 के, तो आपके एक्सरसाइज 1.2 में 3 तरह के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ा होगा, ये तो एक यूनिट डिजिट है, यूनिक नंबर है, तो इनको तो हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर के साथ कोई इरेशनल ऐड कर दूं, या फिर मैं किसी रैशनल नंबर के साथ कोई भी इरेशनल नंबर माइनस कर दूं, आंसर दोनों कंडीशन में जो आता है वो दोनों कंडीशन में इरेशनल ही रहेगा। जो भी आंसर है इरेशनल ही होगा हमारा। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। सेम चीज हमने और एक चीज पढ़ी थी कि आप किसी भी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को डिवाइड कर दें, या फिर किसी भी रैशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दें, आपको इन दोनों कंडीशन पर भी जो आंसर मिलेगा वो इरेशनल ही होगा। हमारे 1.2 का मकसद यही है कि आप इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को आप प्रूव करके दिखाइए कि इरेशनल है कि नहीं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे छोटी छोटी डिजिट जो है इनके बारे में कि इरेशनल है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो मेन मकसद है उसको। मैं इसको हटा देता हूं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन उठा देता हूं, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम प्रूव करेंगे। कुछ 4-5 स्टेप होते हैं बच्चों, जिनको फॉलो करेंगे अगर आप, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे आसान हो जाएगा जैसे आपने कभी, जैसे होता है ना कि हम डर रहे होते हैं किसी चीज को लेकर के, पूरी तरह से आपके मन से वो डर खत्म हो जाएगा। आप बस स्टेप फॉलो करिएगा। चलिए मैं इनमें से एक क्वेश्चन उठाता हूं जो कि आपके एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज में जरूर होगा, कहीं ना कहीं आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के देखिएगा। हमने क्वेश्चन अपना लिया है कि प्रूव करो कि √5 इरेशनल है कि नहीं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट की हम बात करें। स्टेप नंबर फर्स्ट, बच्चों जो ये क्वेश्चन होते हैं इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना है कि ये जो नंबर्स है ये रैशनल है। हम इनको रैशनल मान के चलेंगे। लास्ट में देखते हैं कि हम जो मान के चल रहे हैं अगर वो गलत हो जाएगा तो बोल देंगे इरेशनल, बस प्रूव हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको करना क्या है, लेट करना है। लेट, आपको इसमें लेट करना है, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। आपको ये लेट करके चलना है कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर। स्टेप नंबर 1 ध्यान में रखो। तो मुझे ये बताइए, अगर मैंने कहा √5 एक रैशनल नंबर है तो उसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं सो √5 इक्वल्स टू हो सकता है p/q। लेकिन हमें यहां बताना ही है कि p और q होने क्या चाहिए। तो लिखो तो p एंड q आर इंटीजर एंड को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स कहने का मतलब ये है, मींस देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स ऑफ p एंड q rather than 1। ठीक है बच्चों, मैं ये मान के चलूंगा कि p और q इंटीजर हैं, और ऐसे इंटीजर एक दूसरे के को-प्राइम है। को-प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होते एक के अलावा। हमने मान के चला इसको। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं इसको स्टेप नंबर 2 में डालता हूं। अब आप क्या करोगे, आप स्टेप नंबर 2 ऐसे फॉलो करोगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ को आप स्क्वायर कर दीजिए। राइट, चलिए करते हैं हम लोग। तो √5 पे स्क्वायर कर दीजिए,
इक्वल करिए p बाय q और दोनों जगह स्क्वायर लगा लीजिए, दोनों पे स्क्वायर कर दिया हमने, डन। रूट 5 p स्क्वायर होगा 5 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर को ट्रांसपोज करिए इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर यहां से मैं बात करूं तो हमारे p स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, ठीक है। यानी यहां पर अगर मैं इस 5 को यहां ट्रांसपोज कर दूं तो हमारा q स्क्वायर कुछ इस तरह से बनेगा, p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ के रखी है। वो एक चीज कहती है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो ये कहती है कि इफ एनी नंबर जो कि मान लीजिए ए स्क्वायर है, जो कि क्या है ए स्क्वायर है, इज डिविजिबल बाय, अगर वो ए स्क्वायर डिविजिबल है एक्स से, ए स्क्वायर अगर एक्स से डिविजिबल है, सो ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय एक्स। सिंपल से कहने का मतलब बच्चों कि अगर हमारा ए स्क्वायर की जगह कुछ भी आप रख लीजिए, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, अगर वो एक्स यानी कोई एक नंबर आ रहा है 1 2 3 4 कुछ भी आप लो, उससे अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर से हमारा सिंपल ये ए भी डिवाइड हो जाएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। यानी आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम दिस एंड दिस। सो हियर p स्क्वायर इज, आप यहां देख सकते हो p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, hence p is also divisible by 5। ये हम लोग कर लेंगे ये स्टेप को। स्टेप नंबर सेकंड में आपको इतना कर लेंगे, क्या किया हमने, स्क्वायर लिया, स्क्वायर करने के बाद हमें ये कंडीशन तक मिली। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये हमारा ये फिनोमिना कहता है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम हमें ये मिला कि अगर p स्क्वायर डिविजिबल है किससे 5 से, तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। ये बात याद रखना। अब आप इसको ध्यान से लिख लीजिए। अब मैं ऊपर के स्टेप इसको मिटा देता हूं ताकि इसके नेक्स्ट स्टेप नंबर जो 3 लेकर के आऊं तो आप उसको ध्यान से देखें। चलिए मैं इसको हटा देता हूं अभी। चलिए अब मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 3 की। ब्लैक मार्कर स्टेप नंबर 03। स्टेप नंबर 03 में आपको क्या करना है कि अगर जो हमारा p 5 से डिविजिबल था, यानी मैं ये मान सकता हूं ना कि जो p अगर 5 से डिविजिबल है तो p के फैक्टर में 5 तो आएगा ही आएगा और साथ साथ कुछ और आएंगे। मैंने कुछ और को c मान लिया, कुछ और क्या मान लिया, c मान लिया। समझिए इस बात को, p अगर 5 से डिविजिबल है उसको मैं फैक्टराइज करूं तो 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 5 से डिविजिबल है, साथ साथ कुछ और नंबर आएंगे, मुझे नहीं मालूम क्या नंबर, तो उनके लिए मैंने c मान लिया। वेयर c इज अ इंटीजर। c क्या है बच्चों, एक इंटीजर है। अंडरस्टूड। स्टेप नंबर 3 में आपको ये लेट करके रखना है, लेट p इज इक्वल टू 5c। ठीक, यहां पर आपको एक इक्वेशन मिल रही होगी लास्ट में, मैंने वहां पर थोड़ी सी मिस की। आपको इक्वेशन यहां पर लास्ट में मिला था क्या, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5, अगर आपको ये चीज ध्यान में। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 डाल रखिएगा, इसी इक्वेशन में ये p की वैल्यू ले जाके पुट कर दीजिए। तो आप लिखिए स्टेप नंबर आप 4 में आइए, स्टेप नंबर 4 और आप कहिए पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 01। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा, जो स्टेप नंबर 2 है मैंने लास्ट में आया था। ठीक है बच्चों, पुट कीजिए वैल्यू जरा यहां पर। तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू होगा पी स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा 5c होल स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर की हमारी वैल्यू निकल के आएगी 25c स्क्वायर बाय 5, 5 5 25। तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो आई है 5c स्क्वायर। ठीक है, 5c स्क्वायर। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को हटा देता हूं, ठीक है ना। 5c स्क्वायर क्या करिए आप, इस 5 को यहां नीचे ले आइए, इसके अपॉन में हो जाएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो c स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी q स्क्वायर अपॉन 5। देखिए जरा, जैसे p स्क्वायर अपॉन 5 वाला कॉन्सेप्ट आया है, यहां पर भी q स्क्वायर अपॉन वाला 5 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। फिर से अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, वही सेम कॉन्सेप्ट, यानी इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। डन है बच्चों इतना। अब थोड़ा एक बात सुनिए, हमने जब स्टार्टिंग से माना था, आपको अगर ध्यान में हो, नहीं ध्यान में तो मैं एक जगह लिखता हूं, मैंने माना था कि √5 इक्वल टू p बाय q, और p और q दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमको लास्ट तक प्रूव करते करते ये मिला कि ये जो 5 आ रहा है वो p से भी, p को भी डिवाइड कर रहा है, और इस q को भी अभी हमने देखा, प्रूव किया ना कि ये q को भी पूरा डिवाइड कर रहा है। यानी ये को प्राइम तो हुए ही नहीं, 5 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। सही बात है ना। तो मैं अब लिख सकता हूं यहां पर, अब मैं बात करूंगा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि दैट ये जो आ रहा है, ये हमने जो अजम्पशन किया था उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। लिखूंगा दिस, सॉरी हियर 5 is a common factor. 5 is a common factor of both P and Q. P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है यार। और हमने अजम्पशन किया था कि नहीं, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ग्रेटर देन 1। यहां लेकिन 5 आ गया, यानी दैट कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन। ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि हमने माना था ना कि अगर वो को प्राइम रह जाते तो मैं बोल देता हाँ जो हमने मान के चला था वो सही है। लेकिन यहां पर हमारा पूरा अजम्पशन जो हम मान के चले थे, अज्यूम किया था, वो तो पूरा का पूरा गलत है। सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये आपका प्रूव हो गया। हम लेके कुछ और चले थे, लेकिन हमने जो माना वो बेचारा सब गलत ठहर गया। यानी मुझे अपना जो मैंने अजम्पशन किया था उसी को चेंज करना पड़ेगा भाई। इधर ये तो अपने उसमें आ गया। ठीक है, तो ये पहले टाइप क्वेश्चन था। इसी तरह से अगर आपको प्रूव करना होगा √7, तो जहां जहां मैंने √5 यूज किया है वहां आप √7 रख के सॉल्व करना। सेम लैंग्वेज, कुछ नहीं बदलना है। जहां जहां √5 आ रहा है वहां आपको √7 कर देना है। √3 आया, जहां जहां मैंने √5 यूज किया वहां आपको √3 यूज करना है। √11 आया, √13 आ जाए, √6 आ जाए, √8 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। इन सारे क्वेश्चन में आप इन्हीं बेसिक मेथड, यही लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको समझ आया
इसके बाद मैं तुरंत लेकर के मतलब इसके बाद आपको एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जहां आपको मैं इसके दूसरे टाइप की बात कर रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।